नमस्कार। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रियम्बल प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको कभी भी प्रीवियस ईयर का पेपर या फिर आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फटाक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको संविधान की प्रस्तावना को याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से प्रस्तावना के सही क्रमों को लगाइए, यानी शब्द दे दिए जाएंगे, शब्दों का क्रम लगाया जाएगा। कह दिया जाएगा अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत, अखंडता, समाजवाद और कह देगा इसको क्रम से लगाइए प्रस्तावना के अनुसार। तो ये पहला क्वेश्चन है। फिर अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। फटाक से 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान ने सर्वप्रथम अपने यहाँ पर जगह दी? प्रस्तावना को किस देश के संविधान ने सर्वप्रथम अपने यहाँ पर जगह दी? तो आपका आंसर आएगा अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा कि सर जब सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया अमेरिका ने, तो हम लोगों ने भी प्रस्तावना का विचार कहाँ से उठाया होगा? अमेरिका से। लेकिन ये जो आप भाषा देख पा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। किस ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद उद्देशिका कहते हैं इस प्रस्तावना को, उद्देशिका। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि उद्देशिका का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर आया था? जब संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो उस दौरान संविधान में उद्देशिका भी शामिल की जाए, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। समझिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये प्रस्ताव पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। प्रस्ताव पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पास होने का प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों के आंसर आपको अच्छे से ज्ञात हो गए। अगला प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है या नहीं है? क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इससे संबंधित आपको दो केस याद करने हैं। एक बेरूबाड़ी संघवाद याद कर लेना है, एक बेरूबाड़ी संघ का वाद याद कर लेना है। ठीक है, और दूसरा केस आपको याद कर लेना है, दूसरा केस आपको याद कर लेना है कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस आपको देख लेने हैं। एक बेरूबाड़ी संघ वाला देख लेना है, 1960 में आया था, और एक केशवानंद भारती देख लेना है, केशवानंद भारती। ठीक है, 1973। तो ये दो केस आपको देख लेना है। फटाक से देखिएगा। बेरूबाड़ी संघ के मामले में साफ साफ बताया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी वहां पर प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। प्रस्तावना सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्माताओं को विचारों के जानने की कुंजी है। अर्थात बेरूबाड़ी संघ में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों को जानने की कुंजी है। बस ये बात आपको याद कर लेनी है। और इसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस। इसमें बताया गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है। उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। समझिएगा, संविधान में बताया गया, केशवानंद केस में बताया गया कि प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का अंग है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न क्या बनता है? समझिएगा, प्रश्न बनता है कि मूल ढांचे की अवधारणा किस केस में देखा गया? तो मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद केस में आपके सामने आया था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये दो केस आपको याद कर लेने हैं फटाफट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा बहुत आसानी से। कहा जाएगा
के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। के एम मुंशी के बारे में याद कर लीजिए, और दूसरा एन ए पालकीवाला के बारे में याद कर लीजिए। एन ए पालकीवाला और के एम मुंशी। एन ए पालकीवाला जो महोदय हैं, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो एक पहचान पत्र है संविधान का। तो संविधान का पहचान पत्र है, संविधान का पहचान पत्र है, ठीक है। संविधान का पहचान पत्र है क्या? प्रस्तावना। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है। इसके बाद के एम मुंशी ने कहा संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है, अर्थात पॉलिटिकल होरोस्कोप है। कौन? प्रस्तावना। कौन? प्रस्तावना। ये बात आपको समझ में आई? यहां तक आपकी सारी बातें क्लियर? तो प्रस्तावना से संबंधित और भी प्रश्न भी बनेंगे, फटाफट से बताइए। 5 मिनट में जितनी बातें हम लोगों ने करी वो सारी बातें आपको समझ में आई। एक बार से फटाफट से हम लोग संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। जैसा लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है प्रस्तावना में जिसे शामिल किया गया है। याद रखिएगा, सब हम लोग आपको सारे प्रश्न बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? और ऑप्शन में आपके प्रस्तावना के कुछ शब्द दिए थे और आपको यहाँ पर याद कर लेना है संप्रभुता। क्या याद कर लेनी है? संप्रभुता याद कर लेनी है। अच्छा, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, चाहे आंतरिक मामलों में हो और चाहे बाह्य मामलों में हो। भारत स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी के दबाव में वो फैसला नहीं लेगा। ये बात आपको समझ में आई? इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है कि एस आर बोम्मई केस में पंथ निरपेक्ष को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया था। छोड़िए, कोई बात नहीं, इसको नहीं समझना। अगला पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो न्याय आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान में या प्रस्तावना में जिन न्याय का वर्णन है वो कौन से देश की क्रांति से उठाया गया है? यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, ये 3 शब्दावली रूस की क्रांति से संबंधित है। किससे? रूस की क्रांति से। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की दिखेंगी। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो स्वतंत्रता कितनी है? 5 है। समानता कितनी है? 2। एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से क्रम में लगाइए। तो याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये जो 3 शब्द हैं ये याद कर लीजिएगा लाइन से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बिगड़ सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे स्वतंत्रता लिखा हुआ है, समानता लिखा हुआ है ना, और ये जो बंधुत्व लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं वो किस देश की क्रांति से लिए गए हैं? तो आपका आंसर आएगा फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर देखेंगे जल्दी से, है ना। फटाफट यहाँ पर देखेंगे कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है संविधान की प्रस्तावना में, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। 3 प्रकार के, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। और ये किस क्रांति से संबंधित है? तो आप कहेंगे रूस की क्रांति से संबंधित है, 1917 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न मैंने आपसे क्या पूछा था? कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन है? कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन है? ये अगला प्रश्न। तो आपका आंसर आएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। कितनी प्रकार की? 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन है। इसके बाद अगला प्रश्न है
स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये जो तीन शब्द हैं ये किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति। क्या आंसर आएगा आपका? फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ठीक है, तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। जल्दी बताइए फटाक से, सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं? तो स्वतंत्रता समझ लिया आपने, न्याय समझ लिया, समानता कितनी है? दो, एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। तो इसको भी नोट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितनी समानताओं का वर्णन है, कितनी समानताओं का वर्णन है, कितनी समानताओं का वर्णन है, तो उत्तर आएगा आपका दो, प्रतिष्ठा और अवसर। उत्तर है दो, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, इसके बाद कितनी बार संशोधन हुआ है? इस प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो देखिएगा सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कब किया गया? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें तीन शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, दूसरा अखंडता और तीसरा धर्मनिरपेक्षता। तो समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये तीन शब्द आपके जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कौन से शब्द नहीं थे, या मूल संविधान में प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, या फिर कह देगा कि 1976 से पहले प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द नहीं थे। तो आपके यहाँ पर सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा, संविधान प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये सबको हम लोग को बात पता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए आर्टिकल 32 को आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो आपका आंसर आएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो बस इतने सारे प्रश्न आपके बनाए जाते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना से बनने वाले सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन छूट गए होंगे तो फिर उसके लिए क्षमा है। अदरवाइज जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखिएगा, या आगामी जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उनको आप उठा कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या कि सभी प्रश्न के उत्तर आपके सिर्फ इस 10 से 12 मिनट में खत्म हो गए। तो याद रखिएगा क्या क्या हमने आपको बताया है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।